प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करने जा रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण। राजनीति विज्ञान शब्द से ही प्रकट होता है कि इस विषय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन की परंपरा किसी न किसी रूप में लागू रही है, किंतु विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ सदैव परिवर्तनशील रहा है। विज्ञान शब्द का प्रयोग समय समय पर अलग अलग अर्थों में किया जाता है। कभी इसे दर्शन शास्त्र का पर्यायवाची माना जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग विशेषतः भौतिक विज्ञानों के लिए होता है, जिनका प्रतीक उनकी अपनी विशेष पद्धति है। इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में सत्यापनता, निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यता एवं पूर्व कथनीयता के लक्षण पाए जाते हैं। किसी विषय को विज्ञान का रूप प्रदान करने के लिए उसकी विषय वस्तु नहीं अपितु वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धति को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थों में से विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति कहा जाता है। इसे सत्यापनता ज्ञान का व्यवस्थित निकाय और खोज करने का एक तरीका माना गया है। विशेष अर्थ के लिए अरेनथाउलेस का एक है कथन, जिसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रवृत्तियों की एक व्यवस्था है। इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य पर्यवेक्षण द्वारा तथ्यों को जानना, उनको संकलित और वर्गीकृत करना है। वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा अनुसंधान से त्रुटियों एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने वाली प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के नियमों का नाम है। प्राकृतिक विज्ञानों के बढ़ते हुए प्रभावों के कारण ये माना जाने लगा है कि राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर विज्ञान का स्वरूप धारण कर सकता है। हॉब्स, अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में सहायता की है, और ऐसे पद्धति विज्ञान का विकास होता गया जिसकी कसौटी पर किसी भी विषय की वैज्ञानिकता को कसा जा सकता है। आज राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में हेरल्ड लॉसफेल्ड, डेविड ईस्टन, आमंड डायच आदि अनेक राजनीति शास्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्नल्ड ब्रेस्ट ने विशुद्ध राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दृष्टि से वैज्ञानिक बनाने में नए उपकरणों तथा प्रवृत्तियों से समृद्ध किया है। संक्षेप में, वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या घटना को जैसी वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम न अधिक। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख लक्षण। वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग के कुछ प्रमुख चरण होते हैं। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। काम चलाऊ संकल्पनाएं, तथ्यों का निरीक्षण तथा आकलन या आलेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन, और सामान्यीकरण। रोनाल्ड यंग ने वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुंचने के लिए 5 चरण बताए हैं। कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण, तथ्यों का पर्यवेक्षण, संकलन तथा आलेखन, आंकड़ों का अनुक्रमों या श्रेणियों में वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। अब अर्नल्ड ब्रेस्ट ने वैज्ञानिक उपागम के 4 चरण बताए हैं। नंबर 1, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षणीय वस्तुओं, घटनाओं और तथ्यों का इंद्रियों के साथ अवलोकन किया जाता है। उसके लक्षणों और गुणों को पूर्ण सिद्ध होने तक के पहले लगभग निश्चितता के साथ स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। कई बार देखी हुई या सुनी हुई बातें बाद में गलत सिद्ध हो जाती हैं। नए तथ्यों के प्रकट होने पर वैज्ञानिक अपने विचार या अनुभव को बदलने के लिए तैयार रहता है। दूसरा है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। इस क्रम में पर्यवेक्षित वस्तुओं, घटनाओं या तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। उस वर्णन को सिद्ध होने से पूर्व तक सही और पर्याप्त निर्णय के रूप में स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। नए साक्ष्य के प्रस्तुत होने पर उसको बदला जा सकता है। तीसरा है मापन, मेजरमेंट। यदि अध्ययन से संबंधित वस्तु, घटना या तथ्य परिमापनीय है तो उसका परिमापन होता है। चौथा है स्वीकृति या अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस। उपयुक्त तीनों क्रमों के पश्चात उक्त वस्तु या घटना या तथ्यों को आंकड़ों, आधार सामग्री या वास्तविकता के रूप में अस्थायी रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करना होता है। इसका अर्थ है पर्यवेक्षण, वर्णन और मापन के परिणामों के अनुरूप तथ्यों को जानना या स्वीकार करना, उन्हें सत्य सिद्ध होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आगमनात्मक सामान्यीकरण। इस क्रम में उपयुक्त अस्थायी तथ्यों को एक तथ्यात्मक प्राकल्पना के रूप में प्रयोग करना होता है। उससे तथ्यों को अस्थायी तौर पर उनके सामान्य गुणों या घटनाओं से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, मार्च 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों को विशेषतः उत्तर भारत के राज्यों को देखकर कांग्रेस के हार के संदर्भ में एक तथ्यात्मक परिकल्पना रखी जा सकती है। जहाँ जहाँ आपातकाल में अधिक अत्याचार हुए वहीं सत्तारूढ़ दल की भारी पराजय है।
ये परिकल्पना चुनाव परिणामों का अवलोकन, वर्णन एवं मापन करने के बाद रखी गई है। नेक्स्ट है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या शब्द यहाँ निश्चित और स्पष्ट अर्थों में प्रयोग किया गया है। जब हम किन्हीं परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं तब उसका अर्थ ये होता है कि हम उन परिघटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं। इसके पश्चात हम उन परिघटनाओं को तार्किक रूप से अन्य तथ्यों, परिघटनाओं, अन्य व्याख्यात्मक तर्क वचनों से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट है तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण, लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण द्वारा उपलब्ध ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण या जांच, टेस्टिंग। उपयुक्त प्रक्रिया में आने वाली उपलब्धियों तथा निष्कर्षों का पुनः परीक्षण किया जाता है, अर्थात नवीन तथ्यों या घटनाओं के संदर्भ में देखा जाता है कि आगमनात्मक सामान्यीकरण अथवा तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण सही उभरता है या नहीं। नेक्स्ट है संशोधन, करेक्शन। वैज्ञानिक निष्कर्ष कामचलाऊ होते हैं और उन्हें प्रमाणित न होने तक ही स्वीकार किया जाता है। उपयुक्त विधि का पालन करते हुए हम इस स्तर पर यदि सामान्यीकरण असंगत प्रतीत होता है तो उनका संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट है पूर्वकथन, प्रिडिक्शन। पूर्वकथन ही विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अस्वीकृति, नॉन एक्सेप्टेंस। यदि उपयुक्त विधि में सभी तथ्यों का पुष्टिकरण नहीं हुआ है तो मान्य कथनों को स्वीकार्य धारणाओं से विलग किया जा सकता है। संक्षेप में, वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की किसी भी इकाई को लिया जा सकता है और उसके बारे में कार्यकारी परिकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस कर ली जाती है। उसके बाद इस इकाई से संबंधित तथ्यों का अवलोकन करके आंकड़ीकृत किए जाते हैं। इन आंकड़ों की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किए गए हैं। अगर अनेक इकाइयों का वैज्ञानिक पद्धति से किया गया अध्ययन उपलब्ध हो तो उनके आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। अमेरिका में शोध विधि विज्ञान पर्याप्त विकसित हो चुका है और समाज विज्ञानों, जिनमें राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित है, के अध्ययन के लिए नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1 है सर्वेक्षण प्रणाली, सर्वे मेथड। केस प्रणाली, केस मेथड। प्रश्नावली प्रणाली, क्वेश्चनर मेथड। साक्षात्कार प्रणाली, इंटरव्यू मेथड। सोशियोमेट्री, जनमत मतदान, पब्लिक ओपिनियन पोल और अंकशास्त्रीय प्रणाली, स्टैटिस्टिकल मेथड। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र के निवासियों के बारे में अध्ययन से संबंधित विषयों पर तथ्यों का संग्रह किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। केस प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन की इकाई काफ़ी छोटी और सीमित होती है, लेकिन उसके प्रत्येक पक्ष का काफ़ी विस्तृत और गहरा अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययन की इकाइयों को कुछ प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहा जाता है, उसके उत्तर के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। साक्षात्कार प्रणाली के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है। सोशियोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किसी समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक तनावों और खिंचावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जनमत मतदान का प्रयोग किसी समस्या पर जनता के विश्वासों, भावनाओं तथा दृष्टिकोण को जानने के लिए किया जाता है। और अंकशास्त्रीय प्रणाली में आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न। तो राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत अधिक कठिन है, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। मोस्का की शासक वर्ग प्रणाली संबंधी धारणा की बृहत्तर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा, अथवा रॉबर्ट मिचेल्स की अल्पतंत्रीय लोह विधि, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, राजनीतिक व्यवहार की कोई निश्चित विधि नहीं है। अब है वैज्ञानिक पद्धति के निर्माण जो हम करते हैं, तो सिद्धांत निर्माण में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। नंबर 1, माप की व्यवस्था। पदार्थ विज्ञानों के विकास का एक प्रमुख कारण यह है कि उसके नितांत सही और अचूक मापदंड विद्यमान है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के मापदंडों का नितांत अभाव है। राजनीति विज्ञान का समस्त अध्ययन कल्याण, संतुष्टि और स्वतंत्रता जैसे तत्वों पर आधारित है, जिसका मापना संभव नहीं हो सकता। राजनीतिक व्यवहार और घटनाचक्र व्यक्तियों की भावनाओं या विचारों के आवेश का परिणाम होता है, और भावना या विचार के आवेश को हम
उस प्रकार से माप नहीं सकते जिस प्रकार से ताप या गैस के दबाव को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह बायस। वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग की एक अन्य बाधा पक्षपात या दुर्भावना है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण अपनाना होता है, लेकिन हमारे अध्ययन विषयों के अंतर्गत ऐसा करना संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु निर्जीव होती है और अध्ययनकर्ता मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इनके व्यवहार में अध्ययन में संलग्न रहता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तटस्थ रहना कठिन है, चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्ति के बीच शीत युद्ध का प्रश्न। इनके प्रति वस्तुपरक और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना बहुत कठिन है। कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण योगदान इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का सामाजिक वर्ग और उसका आर्थिक स्तर अनजाने में ही उसके दृष्टिकोण पर किस प्रकार से छा जाता है। थॉमस हॉब ने अपनी रचना इसलिए प्रस्तुत की कि वह दैवी सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य आधारों पर निरंकुश शासन सत्ता का समर्थन कर सके। इसी प्रकार जॉन लॉक ने 1960 में जो अपना ग्रंथ लिखा उसका उद्देश्य 1688 की फ्रांस की क्रांति का समर्थन करना था। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की जटिलता। सामाजिक जीवन की जटिलता भी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधक है। प्रत्येक समाज पर आंतरिक और बाहरी रूप से अनेक शक्तियाँ कार्य करती हैं और भूत तथा स्मृतियों तथा भविष्य की आकांक्षाओं अपने सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं और अभौतिक संतुष्टियों के संबंध में अपने सदस्यों की इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। राजनीति के क्षेत्र में भौतिक घटनाओं और विचारों में जो पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह भी एक जटिलता उत्पन्न करती है जिसका पदार्थ विज्ञानों के क्षेत्र में कोई उदाहरण नहीं है। जब हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो हमें केवल उसका व्यवहार ही देखना होता है, लेकिन जब हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो उनके विचारों, भावनाओं और संतुष्टियों को भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है प्रयोग में असमर्थता। पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते। पदार्थ विज्ञानों में एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती, जैसे कि कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। ये ब्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। पदार्थ विज्ञानों के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक विज्ञानों में सही सही बताया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण लगेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में ये नहीं बताया जा सकता कि किसी निश्चित विचार का जनता पर क्या असर पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष की विजय होगी। राजनीति के अंतर्गत जो भविष्यवाणी की जाती है उनमें से कुछ तो ऐसी होती है जो अपनी प्रचारात्मक शक्ति के कारण सत्य सिद्ध नहीं होती, और कुछ ऐसी होती है जो चेतावनी के रूप में कार्य करते हुए स्वयं को सत्य सिद्ध कर देती हैं। उदाहरण के लिए चुनाव में किसी तरह या उम्मीदवार की विजय के लिए यदि जोर शोर से भविष्यवाणी की जाए तो उसके जीतने के अवसर बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी देशों में सामाजिक क्रांति की जो भविष्यवाणी की उसके कारण पूंजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर लिया और ये भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो गई। वैज्ञानिक पद्धति के विकास में भी हम देखेंगे कई कठिनाइयाँ हैं, किंतु फिर भी इससे वैज्ञानिकता प्रदान करना इतना अधिक उपयोगी है कि इन बाधाओं को दूर कर रखना जरूरी हो गया है। इन बाधाओं को दूर करने में सिद्धांतों की रचना और शोध कार्यों को संपन्न करने के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास हुए। मानवीय समाज का दीर्घकालीन अनुभव इस बात को स्पष्ट करता है कि मानवीय प्रवृत्तियों में कुछ निरंतरताएँ होती हैं जिनके आधार पर सामान्य नियमों का अध्ययन किया जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू की इस परिकल्पना को कि जिनके पास अबाधित राजनीतिक शक्ति होती है वह इसका दुरुपयोग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, दोनों ही प्रकार के तर्कों की पुष्टि होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसके विभिन्न सत्ताओं या शासन के विभागों की पारस्परिक सहमति की आवश्यकता होती है, आततायी तंत्र के विरुद्ध कुछ सुरक्षा प्रदान करती है।